नमस्कार दोस्तों। आज हम जनरल साइंस का अगला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स यानी जिसे आप हिंदी में यानी प्रकाश विज्ञान कह सकते हैं। तो जितनी भी चीज़ें लाइट से संबंधित होती हैं, प्रकाश से संबंधित होती हैं, उनके बारे में हम ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। तो ऑप्टिक्स में सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि लाइट क्या है। उसके बाद हम लोग दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स देखेंगे इसके, एक जिसे आप रिफ्लेक्शन कहते हैं और दूसरा जिसे आप रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रिफ्लेक्शन के पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम मिरर किसे कहते हैं, और रिफ्रैक्शन के समय हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम लेंस किसे कहते हैं। और इन सारी चीज़ों को जानने के बाद धीरे धीरे हम कॉन्सेप्ट को स्टैब्लिश करेंगे। तो देखिए, ऑप्टिक्स की जहाँ तक बात है, यहाँ पर से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में, और बहुत ही साधारण सवाल पूछे जाते हैं। तो हम लोग एक एक करके जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आप समझ जाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भी देता जाऊँगा साथ साथ, और उसी की बेसिस पर आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं और ये देखते हैं कि किस तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो सामान्यतः हम कहते हैं कि दो प्रकार के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक जिसे हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं और दूसरा जिन्हें हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ल्यूमिनस क्या है और नॉन ल्यूमिनस क्या है? सबसे पहले जैसे मान लीजिए अगर हम सूरज की बात करें, तो जब हम सूरज की बात कर रहे हैं तो आपको ये पता है कि ये एक प्रकाश का स्रोत है, लाइट का सोर्स है ये, और इसकी जो प्रकाश है, सूरज की जो प्रकाश है, वो किसी और चीज पर निर्भर नहीं करती, तो इसलिए इसे हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो जो भी ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, यानी प्रकाश का ऐसा जो भी सोर्स होता है जिसके पास खुद की रोशनी होती है, जिसके पास खुद का प्रकाश होता है, उसे हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी हम सूरज का एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप एक नॉर्मल ट्यूबलाइट का एग्जाम्पल ले सकते हैं, बल्ब का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, एलईडी लाइट्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये सारे ऐसे सोर्सेज हैं जिनके पास खुद का प्रकाश होता है। लेकिन मान लीजिए मैं दीवारों की बात, फर्नीचर की बात करूं, ये सारे ऐसे चीज होते हैं जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता, रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है हम आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन उनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता, किसी और के प्रकाश को या तो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं या उसे रिफ्लेक्ट कर देते हैं, प्रतिबिंबित कर देते हैं। तो वैसे जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो याद रखिए, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। एक बार मैं आपको डेफिनेशन भी दिखा देता हूं आपकी सुविधा के लिए। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, दे आर दोज विच हैव देयर ओन लाइट, विच हैव देयर ओन लाइट। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, सन, ट्यूबलाइट, ये सारे एग्जांपल हो गए आपके। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, ये आपको याद रखना है। तो फर्नीचर, दीवार, मून का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। तो मून का काफी अच्छा एग्जाम्पल है ये। क्यों? क्योंकि जब आप रात में आसमान की ओर देखते हैं तो आपको चंद्रमा नजर आता है, लेकिन इसके प्रकाशित होने के बाद भी हम ये नहीं कहते कि ये जो मून है, ये जो मून लाइट होती है, ये मून की खुद की रोशनी नहीं होती, ये सूरज से रिफ्लेक्ट करते हुई रोशनी होती। तो इसलिए आपको तो मून नजर आ रहा है, लेकिन वो नजर इसलिए आ रहा है क्योंकि सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ रहा है, और उस सूर्य के प्रकाश को वो प्रतिबिंबित करता है, उसे रिफ्लेक्ट करता है। तो इस बारे में ध्यान रखें। अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो एग्जाम में हो सकता है आपसे डेफिनेशन पूछ दिए जाए, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, और साथ ही साथ हो सकता है कि आपको एग्जाम्पल दिए जाए, 2-3 एग्जाम्पल, और पूछा जाए कि ये किस चीज के एग्जाम्पल है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल है, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इस तरह से पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर हो सकता है आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाए, सन, स्टार्स, प्लैनेट्स। मान लेते हैं कि लास्ट ऑप्शन दे दिया गया है, मान लीजिए ये 4 ऑप्शन दिए जाते हैं आपको, तो यहाँ पे पूछ रहा है नॉट एन एग्जाम्पल। तो नॉट एन एग्जाम्पल में सही आंसर होगा सी, प्लैनेट्स। जितने भी ग्रह होते हैं उनकी खुद की रोशनी नहीं होती। जैसे मान लीजिए अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी की खुद की रोशनी नहीं है। जब आप बाहर से देख रहे होंगे पृथ्वी को, तो आपको पृथ्वी वैसी नजर आएगी जो सूरज के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करने के बाद जो नजर आता है। तो इसलिए प्लैनेट्स रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर, बाकी जो है ये गलत हो जाएंगे। तो कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं जो अलग अलग तरह के फिनोमेना होते हैं जो हम लाइट के कारण या ऑप्टिक्स के कारण देख पाते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि एक क्लियर ग्लास है जिसके थ्रू हम ये देख रहे हैं कि लाइट क्रॉस कर जा रहा है। तो लाइट क्रॉस करने का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर से 100% लाइट जो था उसमें से 80% दूसरे तरफ भी आ जा रहा है।
लेकिन मान लीजिए कि टिंटेड ग्लास है, टिंटेड ग्लास मतलब कलर्ड ग्लास कह लीजिए, जैसे आप गॉगल्स की बात करते हैं, सन ग्लासेस की बात करते हैं, वो टिंटेड होता है यानी कलर्ड होता है। तो कलर्ड होने का मतलब क्या है कि जितना भी प्रकाश होगा, जितनी भी रोशनी होगी, उसका कुछ छोटा सा प्रतिशत ही ये आगे जाने देगा। इसलिए जब कड़ी धूप होती है तो आप गॉगल्स लगाते हैं, सन ग्लासेस लगाते हैं, क्योंकि वो टिंटेड ग्लास होता है, कलर्ड ग्लास होता है, और पूरी जो रोशनी है सूरज की वो आपके आंखों तक नहीं आती है, तो उसके कारण आप बहुत आसानी से देख पाते हैं। तो ये कारण है कि क्यों टिंटेड ग्लास को यूज़ किया जाता है। कई सारे अलग कारण भी होते हैं। यहाँ पर आप जो एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये एग्जाम्पल है रिफ्लेक्शन का, और रिफ्लेक्शन क्या है हम आगे पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्शन सबसे पहले आप ये समझें कि है क्या, और यहाँ पर आप देखें जो लिखा हुआ है, लाइट फॉलिंग ऑन अ सरफेस में स्ट्राइक द सरफेस एंड बाउंस बैक। दिस स्ट्राइकिंग एंड बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। मतलब यहाँ पे अगर आप देखें कि कोई एक सरफेस है और सूरज के प्रकाश को आप यहाँ पे गिरते हुए देख रहे हैं जैसे, और इस सरफेस से टकरा करके ये वापस चला जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप बॉल लेते हैं हाथ में, बॉल को अगर आप जमीन पर गिराते हैं तो क्या होगा कि जमीन पर गिर के बॉल वापस आ जाता है। तो ये जो फिनोमेना होता है बाउंसिंग बैक, जब लाइट के साथ जब ऐसा होता है तो इसे हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। और रिफ्लेक्शन ही कारण है कि कई सारी चीजें आप देख पाते हैं। जैसे आप जो भी चीजें अपने चारों तरफ देख पा रहे हैं वो आप इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि प्रकाश जब उस ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है तो वहां पर से लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, और इस लाइट के रिफ्लेक्ट करने के कारण आप उस चीज को देख पा रहे हैं। जैसे दीवार का एग्जाम्पल हमने लिया, और दीवार के बारे में हमने ये कहा वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, यानी खुद का प्रकाश उसके पास नहीं है। और जब हम ये कह रहे हैं कि खुद का प्रकाश नहीं है और फिर भी आप देख पा रहे हैं उस दीवार को, तो आप इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि आसपास मान लीजिए चाहे वो सूर्य की रोशनी हो, कोई बल्ब हो, कोई ट्यूबलाइट हो, उसका प्रकाश जो है वो दीवार पे पड़ रहा है, वहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, और ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आपके आंखों तक पहुंच रही है। और क्योंकि ये लाइट आपके आंखों तक पहुंच रही है इसलिए आप उस दीवार को देख पा रहे हैं। और यही अगर अंधकार होता, मान लीजिए आप एकदम अंधेरे रूम में चले जाएं जहां पर लाइट का कोई सोर्स नहीं है, प्रकाश का कोई स्रोत नहीं है, तो वैसे में क्या होगा कि आप इन्हीं दीवारों को नहीं देख पाएंगे, या कोई छोटी सी रखी हुई वस्तु को भी आप नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि प्रकाश का कोई सोर्स नहीं है, और प्रकाश के किसी सोर्स के नहीं होने के कारण आपको नजर नहीं आएगा वो ऑब्जेक्ट। तो ये रिफ्लेक्शन होता है। अब रिफ्लेक्शन के साथ कई सारी चीजें जुड़ी हुई हैं जब हम इसकी साइंटिफिक स्टडी को करते हैं। सबसे सामान्यतः तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे हो क्या रहा है कि कोई भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से प्रकाश जाकर के किसी सरफेस से टकरा कर वापस बाउंस बैक कर रहा है, और इस बाउंसिंग बैक को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो जैसे किसी भी गुड रिफ्लेक्टर, जो भी ये मान लीजिए जो भी ये सरफेस है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तो इन प्रॉपर्टीज को आप याद रखें, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले इट शुड हैव अ शाइनी सरफेस, उसके बाद इट शुड हैव अ पॉलिश सरफेस, इट शुड हैव अ स्मूथ सरफेस। तो ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और आप देखेंगे कि इन तीन प्रॉपर्टीज को आप जितना ज्यादा किसी एक ऑब्जेक्ट में देखेंगे वो उतना ही अच्छा सोर्स हो जाता है आपके लिए, ताकि वो एक बढ़िया रिफ्लेक्टर बन सके। अब जैसे बहुत छोटा सा और सामान्य सा एग्जाम्पल है, एक सामान्य सा आईना यानी मिरर। मिरर में आप हमेशा अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं, जो हमने एग्जाम्पल भी यहाँ पर देखा। तो मिरर में आप अपनी इमेज को देखते हैं। अब मिरर में जो आप इमेज देख रहे होते हैं, सबसे पहले इन सारे प्रॉपर्टीज को हम क्यों देख पाते हैं? ग्लास है ये, है ना, शीशा। इस शीशे को हमने क्या किया है, हमने पॉलिश कर दिया। इस शीशे को हमने पॉलिश कर दिया है। दूसरी बात, ये जो शीशा है ये स्मूथ सरफेस होता है, ये आपका कॉमन ऑब्जर्वेशन भी रहेगा। आप देखेंगे कि शीशा जो है स्मूथ सरफेस है, और साथ ही साथ ये एक शाइनी सरफेस भी बना रहा है। शाइनी सरफेस कैसे बना रहा है? क्योंकि ये जो हम शीशा लेते हैं, शीशे को एक तरफ हम लोग पेंट कर देते हैं, और पेंट जनरली सिल्वर कलर से करते हैं। तो सिल्वर कलर से पेंट करने के साथ साथ क्या होता है कि ये शाइनी सरफेस बन जाता है। तो शाइनी सरफेस बन गया ये आईना। स्मूथ तो ग्लास जनरली होता ही है, और इसे जो हमने पॉलिश किया है इसके कारण ये बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर बन जाता है। तो अगर पॉलिश्ड सरफेस नहीं होगा, सरफेस स्मूथ नहीं होगा, शाइनी नहीं होगा, तो रिफ्लेक्शन अच्छी नहीं होगी। मान लीजिए अगर स्मूथ नहीं है सरफेस, तो आप जो भी इमेज देख रहे हैं वो इतनी अच्छी इमेज नजर नहीं आएगी, वो थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड इमेज नजर आएगी। सिमिलरली अगर पॉलिश अगर आपने ठीक से नहीं किया तो हो सकता है कि थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी रह जाए। ट्रांसपेरेंट होने के कारण क्या होगा कि आप इमेज को बहुत अच्छे से नहीं देख पाएंगे। और आपने कई बार देखा होगा कि कुछ ऐसे सरफेस होते हैं जहां पर आप थोड़ा सा इमेज अपना देख पाते हैं, लेकिन बहुत अच्छे से इमेज नहीं देख पाते, जैसा आप आईना में देख पा रहे हैं। उसका कारण क्या होता है कि वो सरफेस या तो स्मूथ नहीं होता और या तो शाइनी नहीं होता। जैसे मान लीजिए लकड़ी, अब लकड़ी को अगर मैं स्मूथ कर भी दूं, काफी स्मूथ बना दूं, लेकिन वो शाइनी नहीं होता है,
डल होता है, और शाइनी यानी कि चमकदार नहीं होने के कारण आप उसमें रिफ्लेक्शन ठीक से नहीं देख पाएंगे। तो ये तीन जो क्राइटेरिया होते हैं, ये तीन क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी गुड रिफ्लेक्टर के लिए, किसी भी बहुत अच्छे रिफ्लेक्टर के लिए। और यहाँ पर से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक होती है, तो इसलिए ये याद रखना आपको बहुत जरूरी है। अब जब हम आगे बात करेंगे तो हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखने के पहले हम कुछ टर्म्स हैं, कुछ साइंटिफिक टर्म्स हैं जिन्हें समझने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। उसी प्रकार से ये लॉज हैं, जैसे हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ते थे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आपको याद होगा, 3 लॉ हमने पढ़े थे। तो लॉ क्यों है? क्योंकि वो हर जगह एक्सेप्टेबल होता है, उसका कोई अपवाद नहीं होता, इसलिए हम उसे लॉ कहते हैं। लेकिन उसके पहले कुछ टर्म्स हैं जो आपको जानना आवश्यक है, तो एक एक करके उन टर्म्स के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले इंसिडेंट रे। अगर हम वापस जाएं तो यहाँ पर ये वाली जो रे है, जो सूरज से सरफेस की तरफ जा रही है, इसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं। अगली जो टर्मिनोलॉजी है वो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, वो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस किसे कहते हैं? इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पर ये रे आकर के टकरा रही है, इसे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। उसके बाद तीसरा टर्म है रिफ्लेक्टेड रे। तो आइए देखिए रिफ्लेक्टेड रे किसे कहते हैं। ये जो रे है, जो सरफेस से टकरा करके जो वापस जाती हुई रे है, उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और क्या समझाया गया यहाँ पर? नॉर्मल रे। तो नॉर्मल रे किसे कहते हैं, आइए देखें यहाँ पर। तो अब ये जो सरफेस है, मान लीजिए अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन बनाता हूँ यहाँ पर, मान लीजिए कि एक लाइन मैं बना रहा हूँ यहाँ, जो कि एक परपेंडिकुलर लाइन है। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, इसे हम नॉर्मल रे कहते हैं। और क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, यानी हम ये कह रहे हैं कि इसकी जो एंगल है ये 90 डिग्री है। तो ये जो रे है इसे हम नॉर्मल रे कहते हैं, या कई बार इसे हम अलग अलग किताबों में अगर आप देखेंगे तो इसे हम नॉर्मल टू द सरफेस भी कहते हैं। इसके बाद और क्या टर्म्स दिए गए हैं आपको यहाँ पर? एक है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एक है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और एक और है प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखते हैं हम लोग ये तीन चीज क्या होती है। सबसे पहले था एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस एंगल को हम कहते हैं, ये जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा होता है, इसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। एक और एंगल जिसके बारे में लिखा गया था वो था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम इस एंगल को कहते हैं, यानी नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है, उस एंगल को हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब अंत में एक टर्म आपको यहाँ पर दिया गया है जो कि है प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। तो प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन हम उस प्लेन को कहते हैं जहां पर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों होती है। तो जैसे अगर हम वापस जाएं इस चित्र पर, तो यहाँ पर ये प्लेन है। मेरे लिए क्या है प्लेन? मेरे लिए प्लेन है जो स्क्रीन में यूज कर रहा हूं आपके सामने। आपके लिए ये प्लेन क्या है? आपकी नोटबुक। जिस नोटबुक में आप ये लाइंस खींच रहे हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, इसको हम प्लेन मान रहे हैं। आपके पेपर को हम प्लेन मान रहे हैं। तो हमेशा ये तीन जो रेज होते हैं, रेज हमेशा वन डायमेंशनल हम मानते हैं। तो क्योंकि रेज को हम वन डायमेंशनल मानते हैं, तो हमेशा हम ये मान के चलते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, और इस प्लेन को हम प्लेन ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इसे हम प्लेन ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो इस बात को ध्यान रखें, इंसिडेंट रे क्या है, नॉर्मल रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे किसे हम कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस किसे हम कह रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आगे जितना भी डिस्कशन हम लोग करेंगे, उन सारे डिस्कशन में हम इन सारे टर्म्स की यूज जरूर करेंगे। तो इसलिए आपको ये सारा याद होना चाहिए। अगर आप समझ गए होंगे कि हमने क्या डिस्कशन किया यहाँ पर, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं हो। प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये टर्म को याद रखें कि प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो ये सारे टर्म्स जो हैं ये आपको याद रखने हैं। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि ये जो जितने सारे टर्म्स थे वो क्या थे, तो अब हम देखते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो जिस तरह से लॉज ऑफ मोशन था, उसी प्रकार से आपके पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी है। तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर दूं कि जो ये नॉर्मल रे की हम बात कर रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे होना चाहिए, यानी यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल जो होता है उसको हम लोग नॉर्मल रे मान रहे हैं। यहाँ क्या कहा जा रहा है पहला लॉ में? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। कौन सा प्लेन? प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी जो एंगल आई हमने वहां पर लिखा था और जो एंगल आर हमने वहां पर लिखा था, ये हमेशा एक दूसरे के बराबर होंगे।
यानी अगर मैं इस प्रकार से मान के चल रहा हूँ तो ये I अगर है मेरा और ये R है तो हमेशा I और R बराबर होंगे। यानी अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा, ये अगर 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा, ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। यानी I की वैल्यू और R की वैल्यू जो है वो हमेशा इक्वल होगी। तो ये है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दो लॉ आपको याद रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ेंगे हमारा जो बेसिस होगा कॉन्सेप्ट का वो ये दोनों लॉ होंगे। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम इन्हें कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कितने प्रकार के मिरर होते हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है आपको कि जितनी भी हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन हमेशा मिरर से होता है। और ये आपकी आम ऑब्जर्वेशन है कि आप मिरर के सामने खड़े होकर के अपने प्रतिबिंब को, अपने रिफ्लेक्शन को देखते हैं। टाइप्स ऑफ मिरर क्या होता है? दो तरह के मिरर होते हैं, एक जिसे हम प्लेन मिरर कहते हैं और दूसरा जो कि स्फेरिकल मिरर हो सकता है। स्फेरिकल यानी कि जिसकी जो सरफेस है वो कर्व्ड हो, या तो अंदर की तरफ कर्व्ड हो या बाहर की तरफ कर्व्ड हो, लेकिन सरफेस जो है वो कर्व्ड हो। तो प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। पहले हम देखेंगे प्लेन मिरर के बारे में। और प्लेन मिरर वो मिरर है जो आपके घरों में सामान्यतः पाया जाता है, जिसमें आप खड़े होकर के अपने रिफ्लेक्शन को देखते हैं, तो वो प्लेन मिरर होता है। किसी प्रकार का सरफेस ऐसा नहीं होता इसमें जो कि कर्व्ड हो, जो कि थोड़ा सा घूमा हुआ हो, तो उसे हम प्लेन मिरर कहते हैं। स्फेरिकल मिरर जो होता है वो भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक जिसे हम कॉनकेव मिरर कहेंगे और एक जिसे हम कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। तो ये दो प्रकार के स्फेरिकल मिरर हो सकते। तो क्या होता है कॉनकेव मिरर और क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर, इसे समझने की कोशिश करेंगे हम लोग आगे, लेकिन उसके पहले प्लेन मिरर के बारे में पढ़ लें। तो प्लेन मिरर आर दोज विच हैव अ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। स्फेरिकल मिरर एक कॉन्वेक्स हो सकता है, दूसरा कॉनकेव हो सकता है। तो जो बल्ज्ड हो, जो बाहर की तरफ मुड़ी हुई हो, उसे हम कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे, और जिसमें डिप्रेशन हो या जो अंदर की तरफ मुड़ी हुई हो उसे हम कॉनकेव मिरर कहेंगे। इसीलिए जो कॉनकेव मिरर है, और हम आगे एक इसका चित्र देखेंगे उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो कॉनकेव मिरर जो है वो रिफ्लेक्शन जो है वो इनर सरफेस में होता है, और कॉन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्शन है वो आउटर सरफेस में होता है। इनर सरफेस, आउटर सरफेस मतलब एक मिरर है जो कुछ इस प्रकार से है, एक मिरर है जो कुछ इस प्रकार से है। ये मैं मान ले रहा हूँ कि रिफ्लेक्शन वाली सरफेस है, यानी जो भी, चलिए सबसे पहले तो मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूं। तो जो भी इमेज है, जो भी इंसिडेंट रे है, वो इस प्रकार से आके इस पे गिरेगी और इस प्रकार से वापस चली जाएगी। तो ये इनर सरफेस पे हो। इनर सरफेस पे होने का मतलब क्या हो गया कि ये कॉनकेव मिरर है। अब ये जो सरफेस है, मान लिया मैंने ये यहाँ पर इस तरह से, और इंसिडेंट रे आने के बाद एक रिफ्लेक्टेड रे आया, तो ये जो सरफेस है, इस तरह का जो सरफेस हम लोग देख रहे हैं, इसे हम कॉन्वेक्स कहेंगे, क्योंकि ये बाहर की ओर मुड़ा हुआ है। तो ये दो प्रकार के स्फेरिकल मिरर होते हैं। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है टाइप्स ऑफ इमेजेस। तो टाइप्स ऑफ इमेजेस में दो तरह के इमेज होते हैं जो आपको याद रखने हैं, एक रियल इमेज और दूसरा वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज किसे कहते हैं और वर्चुअल इमेज कैसे कहते हैं, ये समझना जरूरी है। तो एक मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ और उसके बाद समझाता हूँ कि क्या इनका मतलब होता है। मान लेता हूँ मैं कि एक कॉनकेव मिरर है आपके पास और एक कॉन्वेक्स मिरर है। ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया और ये कॉन्वेक्स मिरर। हम मान लेते हैं कि एक सोर्स है आपके पास यहाँ पर, जिसे आप ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि कैंडल की रोशनी है। यहाँ पर से जो रेज निकल रहे हैं, ये इंसिडेंट रे आपका हो गया, वो कुछ इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए एक और रे निकल रहा है, वो कुछ इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो रहा है, और दोनों एक जगह पर मिल रहे हैं। यहाँ पर हमने इमेज बना दिया और ये मेरा ऑब्जेक्ट था। इसी प्रकार से कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी हम लोग मान लेते हैं कि एक सोर्स है आपके पास, एक रे जो इस प्रकार से निकला, अब ये जो है ये डाइवर्ज कर जाएगा, और दूसरा ये जो रे निकल रहा है वो कुछ इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। तो दोनों अगर रिफ्लेक्टेड रे को हम मिलाना चाहें तो कुछ इस प्रकार से शायद मिला पाएंगे, और ये इमेज बन करके तैयार हो। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। तो अब दोनों में अंतर आप समझिए कि क्या हमने ये देखा कि यहाँ पर जो रेज थी, ये दोनों इंसिडेंट रेज और ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज, तो यहाँ पर जो रेज थी वो आपस में सही में मिल रही हैं। जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो आपस में सही में मिल रही हैं। लेकिन अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो रेज हैं ये सच में आपस में तो नहीं मिल रही, लेकिन मिलती हुई प्रतीत हो रही है।
और क्योंकि ये मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं इसलिए हम इसे वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो यहाँ पर से आपके एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन हर साल हर एग्जाम में बनाए जाते हैं, तो आप ये समझिए कि अंतर क्या है दोनों के बीच, और यहीं पर से क्वेश्चन बनाया जाता है। तो रियल इमेज क्या है? वेयर रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट, जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट कर रही हैं। वर्चुअल इमेज व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट मीट बट एक्चुअली अपीयर टू मीट। दूसरा पॉइंट, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। इसका मतलब क्या है? वापस हम जाते हैं यहाँ पर। तो पहले में आप क्या देख रहे हैं कि ये जो इमेज है ये उल्टा है, और वर्चुअल इमेज के केस में आप ये देख रहे हैं कि ये जो इमेज है ये सीधा खड़ा है। तो ये जो सीधा खड़ा है इसे हम कहते हैं इरेक्ट, और ये जो उल्टा है इसे हम कहते हैं इन्वर्टेड। तो ये दोनों के बीच में अंतर है। एक और अंतर क्या है? इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन से क्या होता है कि जैसे अगर आप मान लीजिए सिनेमा घरों की बात करें, रियर व्यू मिरर जो होता है, जो आपके गाड़ियों और बाइक में लगा होता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पीछे से एक जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसके इमेज को आप देख पा रहे हैं रियर व्यू मिरर में। तो इसीलिए हम इसे एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि स्क्रीन पर ऑब्टेन कर रहे हैं। स्क्रीन क्या है? ये जो मिरर है आपके लिए स्क्रीन है, ये जो मिरर है ये आपके लिए स्क्रीन है, ये काट दो। तो इसीलिए याद रखें कि ये एग्जाम्पल हो जाते हैं ऑब्टेनिंग ऑन स्क्रीन के। तो रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। और एक बात जो ध्यान रखना चाहिए कि रियल इमेज जो है ये हमेशा कॉनकेव मिरर बनाएगा, और वर्चुअल इमेज जो है ये या तो प्लेन मिरर से बनेगा या तो कॉन्वेक्स मिरर से बनेगा। लेकिन एक पर्टिकुलर केस ऐसा भी होता है जब कॉनकेव मिरर में भी वर्चुअल इमेज को बनते देखते हैं, लेकिन सामान्यतः प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर आपको वर्चुअल इमेज देंगे और कॉनकेव मिरर आपको रियल इमेज देंगे। और यही हमने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल में भी दिखाया, क्योंकि ये जो है ये रियल है और ये जो है ये वर्चुअल है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम प्लेन मिरर के बारे में पढ़ते हैं। तो प्लेन मिरर की जहाँ हम बात कर रहे हैं, जैसे आप इस फोटो में देख पा रहे हैं कि एक सोर्स है और आपके आंख पर रिफ्लेक्शन आ रहा है, क्योंकि जो भी रेज हैं, जो इंसिडेंट रे हैं, वो यहाँ से चली और वही रिफ्लेक्टेड रे आपकी आंखों तक पहुंची, जिससे आपको एक अपरेंट सोर्स मिला जिसकी इमेज आप देख पा रहे हैं। तो ये जो इमेज है इसे हम वर्चुअल इमेज कहेंगे। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो भी इमेज फॉर्म होता है प्लेन मिरर से? पहला, हम यहाँ पे देख सकते हैं ये वर्चुअल इमेज बना रहा है। दूसरा, हम ये देख रहे हैं कि ये इरेक्ट इमेज दे रहा है, और ये भी ऑब्जर्वेशन है। अगर आप आईने के सामने खड़े होते हैं तो आईने के सामने खड़े होकर के आप अपनी उल्टी इमेज को नहीं देखते, आप अपने सीधे खड़े इमेज को ही देखते हैं, है ना। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये इरेक्ट है। फिर सेम साइज, फिर से आप अपने आप को आईने के सामने सोचने की कोशिश करें तो आपकी जो हाइट है आप उतनी ही हाइट की इमेज को देखते हैं सामने मिरर में भी। तो इसलिए सेम साइज। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज, यानी आप जितने दूर खड़े होते हैं उस आईने से उतने ही दूर पर आपको उस रिफ्लेक्शन के होने का भी एहसास होता है। और लास्ट में लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है कि जो भी लेफ्ट होगा वो राइट नजर आएगा और जो भी राइट होगा वो लेफ्ट नजर आएगा। तो वैसा जब भी होता है तो उसे हम लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। और ये आप प्लेन मिरर में भी देखते हैं कि आपकी जो राइट हैंड है वो वहां पर लेफ्ट हैंड नजर आती है और आपकी जो लेफ्ट हैंड है वो वहां पर राइट हैंड नजर आती है। तो ये जो डिफरेंस होता है इसे हम लैटरल इन्वर्जन कहते हैं, और इसलिए ये जो इमेज है ये लैटरली इन्वर्टेड होती है। तो इसलिए ध्यान रखिए कि यहां से भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्लेन मिरर, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो हो सकता है कि नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, तो हो सकता है 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाए। एक इमेज बोल दिया जाए कि रियल है, दूसरा ऑप्शन दे दिया जाए कि इमेज जो है इरेक्ट है, तीसरा बोल दिया जाए कि सेम साइज है, और चौथा बोल दिया जाए कि लैटरली इन्वर्टेड है। तो इसमें से नॉट जब पूछा जा रहा है कि नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, तो नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक है रियल इमेज, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वर्चुअल इमेज बनाता है। और यहाँ पर रियल इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हमेशा इस बात पर ही होगी, क्योंकि बाकी सारी चीजें जो हैं ये आम ऑब्जर्वेशन से भी आपको समझ में आ जाता है, लेकिन रियल और वर्चुअल इमेज क्या है वो जब तक आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं पता आप तब तक इस बात को नहीं समझ पाएंगे और शायद सही आंसर नहीं मार्क कर पाएंगे।
इसलिए ध्यान रखें इस बात। तो ये अगर आप एग्जांपल देख रहे हैं तो ये है लैटरल इन्वर्जन कि यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि जो लेफ्ट था वो राइट हो गया, राइट जो था वो लेफ्ट हो गया। अब हम वापस चलते हैं स्फेरिकल मिरर्स की ओर। स्फेरिकल मिरर्स को हमने एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ तो देखा था, वही वापस से हम देख रहे हैं। तो हमने देखा था कि जो इंसिडेंट रे है वो टकरा करके वापस कन्वर्ज कर रहे हैं। तो क्या होता है कि ये सारे एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर जाते हैं। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है। तो एक जो ये पॉइंट होता है जहाँ पे कन्वर्ज करता है, इसे हम क्या कहते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसे हम बेसिकली फोकस कहते हैं। और यही जो फोकस है ये कॉन्वेक्स मिरर में पीछे की ओर होता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो मिरर है यहाँ से तो जो भी लाइंस हैं वो डाइवर्ज कर रही हैं कहीं ना कहीं। तो इसलिए ये जो पॉइंट है इसे हम फोकस कहते हैं, जहाँ पर ये मिलती हुई प्रतीत होती है। क्योंकि ये फिर से मैं दोहरा रहा हूँ अपने आप को, ये वर्चुअल इमेज है और ये रियल इमेज है। तो कुछ जो पॉइंट्स हैं जैसे हमने पहले मिरर के बारे में देखा था, वापस से हम एक बार देख रहे हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये मिरर है आपका, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे बना, इसको अगर हम सर्कल को पूरा कर दें, इस सर्कल को अगर हम पूरा कर दें तो जो मिड पॉइंट होगा इस सर्कल का उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी हम ये देख सकते हैं, यहाँ पर भी अगर हम इसको पूरा कर दें तो हमारा जो ये बीच का जो मिड पॉइंट होगा, जो सेंटर ऑफ सर्कल होगा, जो सर्कल को हम बना रहे हैं उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। वापस देखिए प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ये जो बीच वाली लाइन है, ये जो बीच वाली लाइन है इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। फिर पोल, पोल किसे कहते हैं, इस पॉइंट को हम पोल कहते हैं। फिर है फोकस। फोकस के बारे में हमने चर्चा की कि जहां पर सारे पॉइंट्स मिल रहे हों या मिलते हुए प्रतीत हो रहे हों उसे हम फोकस कहेंगे। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होगा, ये जो आपका पोल है, ये जो आपका पोल है और ये जो फोकस है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा इसे हम फोकल लेंथ कहेंगे। तो यहाँ पे भी पोल और फोकस, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। तो एक चीज ध्यान रखें कि फोकल लेंथ जो है वो r/2 होता है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, पोल से लेकर के C तक का पॉइंट, पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ ए सर्कल भी तो यही होता है। जब आप सर्कल के रेडियस की बात करते हैं, जो आपने ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा, वहां पर भी हम जब बात करते हैं तो इसको रेडियस कहते हैं। तो इसीलिए क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात कर रहे हैं तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है फोकल लेंथ, तो F = r/2 इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है। अब हम देखते हैं रूल्स टू ऑब्टेन इमेज फ्रॉम कॉन्केव मिरर। और मैं अभी तक जो एग्जाम्पल देता जा रहा था और जिस तरह से मैं रेस बना रहा था वो कुछ रूल्स पर बेस्ड, और वो रूल्स क्या है वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि किस तरह से बनाया जाता है कोई भी इमेज। तो सबसे पहले क्या होता है कि 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, और वो 3 पॉइंट क्या है, एक है सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक है फोकस और एक है पोल। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं किसी भी मिरर के। तो जो भी रेज हम लोग लेकर के चलते हैं उन रेज को हमें हमेशा इन पॉइंट से गुजार करके इमेज लेने की कोशिश करनी है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर आपकी ये ऑब्जेक्ट थी, तो एक स्ट्रेट लाइन जो कि पैरेलल है सेंट्रल एक्सिस से, तो अगर ये पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से होकर के गुजरेगी। वो यही यहाँ पर दिखाया गया है कि ये जो है, ये हमने लाइन लिया और इसकी एरो इस प्रकार से होगी। ये लाइन जो है या ये जब रिफ्लेक्ट करेगी तो रिफ्लेक्ट होकर के हमेशा फोकस के से होते हुए गुजरे। तो सबसे पहला रूल ये है। तो यहाँ पर से एक इमेज बन जाता है, यहाँ पर से एक रिफ्लेक्टेड रे बन जाता है। एक और रिफ्लेक्टेड रे अगर मेरे पास रहे तो मैं इमेज ऑब्टेन कर सकता। तो वो कहाँ से आएगा, वो या तो यहाँ से आएगा और वो या तो यहाँ से आएगा। कैसे, मान लीजिए यहाँ पर देखिए आप दूसरा रूल, एक रूल जो यूज किया गया है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रूल। तो उसमें तो सीधे सीधे वापस हो जाता है इमेज, तो इसे हम दूसरी तरफ देख रहे हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट द नॉर्मल सेम होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे सेम होता है, तो इसीलिए हम इसको वापस कर रहे हैं। तो एक ट्रेस हो जा रहा है और एक वर्चुअल इमेज बन करके तैयार हो रहा है। तो अगर आप बस समझने की कोशिश करें, याद करने की जरूरत है नहीं। यहाँ पर जो इमेज मेरा बना, कैसा इमेज बना, इरेक्ट बना, दिख रहा है आपको, यहाँ पर वर्चुअल बनते हुए आपको नजर आ रहा है, बिहाइंड द मिरर बनते हुए आपको नजर आ रहा है। इतना तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है।
और इसके विपरीत और क्या आप देख रहे हैं, ये मैग्नीफाइड आपको नजर आ रहा है, और इसके अलावा आपको क्या नजर आ रहा है, ये आपको मैग्नीफाइड नजर आएगा। ये छोटा था ऑब्जेक्ट, इमेज इससे बड़ा है तो मैग्नीफाइड है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज होते हैं जब आप ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं। और ये आपको याद नहीं करना है, क्योंकि आप अगर एक नॉर्मल से डायग्राम को बना करके भी देखेंगे तो आपको ये होता हुआ नजर आ जाएगा। और जब आपको इमेज बन गया तो इमेज बनने के बाद आपको केवल ये सारे प्रॉपर्टीज याद नहीं रखने पड़ेंगे, आपको नजर आ रहे हैं ये सारे प्रॉपर्टीज कि ये सीधा खड़ा है तो इरेक्ट है, रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, मीट करती हुई प्रतीत हो रही है तो वर्चुअल है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है इमेज वो नजर आ रहा है, मैग्नीफाइड है ये नजर आ रहा है। तो ये सारी चीजें अगर आप ठीक से केवल डायग्राम बना लेंगे तो आपको नजर आ जाएगी। दूसरे केस की तरफ चलते हैं, जब हमने फोकस पे रख दिया ऑब्जेक्ट को। तो फोकस पे रखने का मतलब क्या हुआ कि जब इंसिडेंट रे लेंगे आप तो एक रिफ्लेक्शन होगा जो कि फोकस से होते हुए गुजर रहा है, और एक जो है मान लीजिए कि आप ऐसे भी अगर ले लें तो ये इस तरह से गुजर रहा है, आप अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजार दें तो इस प्रकार से। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर कि ये सारे पैरेलल लाइंस हैं, ये कहीं मिल नहीं रहे। इसका मतलब क्या हुआ, पहला मतलब इसका ये हुआ कि दे आर मीटिंग एट इन्फिनिटी, दे आर मीटिंग एट इन्फिनिटी। ये ध्यान रखना है आपको। ऑब्जेक्ट कैसा होगा, ऑब्जेक्ट रियल होगा। क्यों, क्योंकि हम मीटिंग की तो बात कर रहे हैं लेकिन इन्फिनिटी पे मीट कर रहे हैं, तो इसलिए रियल है, इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड भी है। क्यों मैग्नीफाइड है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो आपको मिल रहा है ये काफी बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि ये इन्फिनिटी पे मिल रहा है इसलिए ये बड़ा ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये मैग्नीफाइड है। तो ये सारे इसके प्रॉपर्टीज हो गए। अब तीसरा केस लेते हैं, जब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हम ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, धीरे धीरे हम इमेज को दूर करते जा रहे हैं मिरर से। पहले पोल और फोकस के बीच, फिर फोकस पर, फिर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, वापस से अगर आप ध्यान दें, इस जगह पर हम बनते हुए देख रहे हैं इमेज को। कैसा इमेज होगा, मीटिंग कहाँ हो रहा है, बियॉन्ड सी। मीटिंग कहाँ पर है, मीट बियॉन्ड सी, यानी बियॉन्ड। हमने ये बात डिस्कस की थी कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ का दुगना होता है। उसके बाद ये भी रियल इमेज है क्योंकि ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं मिल रहे हैं। इन्वर्टेड इमेज आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, और ये भी थोड़ा सा मैग्नीफाइड इमेज है। एक और केस लेके देखते हैं, जब हमने C से पीछे कर दिया इमेज को। अब अगला केस लेते हैं, जब हमने C पर रख दिया ऑब्जेक्ट को। तो C पे रखने से क्या हो रहा है कि इमेज को हम भी C पे ही बनते हुए देख रहे हैं। जो साइज ऑब्जेक्ट का था वही साइज हम इमेज का देख रहे हैं। तो सबसे पहले रियल इमेज, सेम साइज का इमेज, मीट एट 2C और इन्वर्टेड इमेज। ये चार प्रॉपर्टीज हम मान लिया इसका। फिर हम बियॉन्ड C जाते हैं। बियॉन्ड C जाने का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट अब C के बियॉन्ड है। तो इसमें ये जो इमेज बन रहा है, सबसे पहले ये तो दिख ही रहा है आपको कि रियल इमेज है। स्मॉलर इमेज है, यहाँ पे आप पहली बार देख रहे हैं। और क्या आप देख रहे हैं कि ये मीट कहाँ कर रहे हैं, बिटवीन C एंड F, है ना। और फिर आगे इन्वर्टेड इमेज, तो ये भी है। तो ये प्रॉपर्टीज हो गए ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2C के। अब एक लास्ट लेते हैं, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी का जस्ट ऑपोजिट टू वो होगा जो आपने फोकस पे देखा था। तो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी के रेस को लें तो हम ये देख रहे हैं कि फोकस पे ये ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं। तो सबसे पहला रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज, स्मॉलर इमेज और मच स्मॉलर लिख सकते हैं, मच स्मॉलर इमेज, और मीट एट F। तो ये चार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हो गए जो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी के लिए आपको रखना होगा। तो क्या हमने किया, पहले पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा, फिर फोकस पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा, फिर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच हमने ऑब्जेक्ट को रखा, फिर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, फिर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा पीछे रखा, और बाद में हमने इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखा। तो 6 केसेस हमारे निकले। और 6 केसेस में अगर आप डायग्राम केवल ठीक से बना लें तो ये जो 4 पॉइंट हमने लिखे हैं सबके लिए वो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप अपने रेफरेंस के लिए इस इमेज को देख सकते हैं कि इमेज की पोजीशन कहाँ पे होगी, साइज ऑफ इमेज क्या है, नेचर ऑफ इमेज क्या है, और ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है। तो ये सारे 6 दिए हुए हैं। चाहे तो आप पॉज करके 2-3 मिनट के लिए इसे देख लें, लेकिन आप अगर समझ लें इसे तो ज़्यादा अच्छा होगा, आपको एग्जाम में याद रहेगा। तो चाहे तो इसको पॉज कर लें और उसके बाद आगे बढ़ें। अब हम कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो इमेज बनाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आसान होता है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर केवल 2 केस होते हैं। एक
जब आप प्रिंसिपल एक्सिस पर कभी, दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, अब हम कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो इमेज बनाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला होता है केस जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं भी आप रख दें ऑब्जेक्ट को। तो उसमें क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक सबसे पहला जो रे हमने लिया जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, तो वो सीधी रे होगी जो पास कर जाएगी, और दूसरा क्योंकि हमने पैरेलल लिया था तो वो फोकस से पास करेगा। तो इन दोनों को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो बन रहा है। तो आपने क्या देखा है इसमें कि सबसे पहले तो ये कि ये वर्चुअल इमेज बना रहा है, और आप क्या देख सकते हैं कि ये जो इमेज है वो इरेक्ट है, स्मॉलर इन साइज है और बिहाइंड द मिरर। ये 4 इंपॉर्टेंट पार्ट आप देख सकते हैं। अब दूसरा केस हम वो लेंगे जब ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर है। तो इन्फिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट है तो हम क्या देख रहे हैं कि सारे जो पैरेलल रेज होंगे वो फोकस से आकर के गुजरेंगे। तो इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब सबसे पहले तो ये निकलता है कि मच स्मॉलर इमेज है, बिहाइंड द मिरर तो ये भी है, और साथ ही साथ वर्चुअल और इरेक्ट भी हो। तो ये प्रॉपर्टीज हो गए उन ऑब्जेक्ट्स के जो कि इन्फिनिटी पर हो। तो जहां तक कॉन्वेक्स मिरर की बात है, केवल 2 यहाँ पर केसेस निकलते हैं। एक, जब आप कहीं पर भी प्रिंसिपल एक्सिस पे रख दें, फोकस कर्वेचर नहीं फर्क पड़ता कहां पर, और दूसरा केस जब इन्फिनिटी पर रख रहे हैं। केवल ये 2 केस यहाँ पे बनते हैं। कॉन्केव मिरर के केस में वहां पर आपने देखा कि 6 अलग अलग केसेस बन जाते हैं। अब हम देखते हैं कि यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर क्या होता है। तो सबसे पहले तो टॉर्च में और सोलर डिवाइसेस, इन 2 जगह पे हम इनका यूज देखते हैं, क्योंकि ये कन्वर्जिंग मिरर होता है। कन्वर्जिंग मिरर होने का मतलब क्या है कि जितने भी रेज हैं वो एक जगह पर आकर के कॉन्सेंट्रेट होते हैं। तो कॉन्सेंट्रेट होने का मतलब क्या है कि ज्यादा यहाँ पर रोशनी आपको नजर आएगी। तो इसीलिए टॉर्च में या सोलर डिवाइसेस में, टॉर्च में इसलिए क्योंकि इससे प्रकाश बढ़ जाएगा, और सोलर डिवाइसेस में क्यों, क्योंकि जितनी भी हीट होती है, जितना भी इंसिडेंट रे होता है जो कि सूरज से आ रहा है, वो एक जगह पर आकर के एकत्रित हो जाता है। और एक जगह पर आकर के एकत्रित होने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर से आप ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर पाएंगे, और इसलिए आप सोलर डिवाइसेस में इसको यूज कर पाएंगे। इसके अलावा शेविंग मिरर में यूज होता है। शेविंग मिरर में क्यों यूज हो पाएगा, क्योंकि सबसे पहला केस याद कीजिए कॉन्केव मिरर, जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा था, उसमें हमने ये देखा था कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज हमारे पास आ रहा। तो यही हम करते हैं, क्योंकि ये जो शेविंग मिरर होता है इसके काफी सामने आप रहते हैं, और क्योंकि आप इसके काफी सामने रहते हैं तो आप एक तरह से इसके फोकस और पोल के बीच में आ गए, और क्योंकि आप फोकस और पोल के बीच में आ गए इसलिए इरेक्ट इमेज, सीधी इमेज आपको नजर आएगी। डेंटिस्ट यूज करते हैं इसे कैविटीज को देखने के लिए, और यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कि फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है इस मिरर को, और तब डेंटिस्ट को ये हेल्प करता है कैविटीज को देखने में। अब हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो पहले हमने रियर व्यू मिरर की ऑलरेडी बात कर ली है कि आपके गाड़ियों में, आपके बाइक्स में ये लगा हुआ होता है, जिसके कारण आप पीछे से जो ऑब्जेक्ट आ रहा हो या गाड़ियां आ रही हो उन्हें आप देख पाते हैं। दूसरा, प्रोजेक्टर में ये यूज किया जा सकता है, जो हमने सिनेमा घरों की बात की कि वहां पर भी कॉन्वेक्स मिरर को यूज किया जा सकता है स्क्रीन के लिए। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो था रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन के बारे में हमने पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लिए, प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होता है, स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होते हैं, ये सारी चीजें हमने देख ली। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि दूसरा पार्ट आप कह सकते हैं इस चैप्टर का है, वो है रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन है क्या। अभी तक जब आप मिरर की बात कर रहे थे तो मिरर में क्या हो रहा था कि एक सरफेस था आपके पास, और इस सरफेस को लाइट रेज क्रॉस नहीं कर रही थी, वो यहाँ से टकरा करके वापस आ जा रही, चाहे वो जैसा भी सरफेस रहा हो, क्योंकि दूसरा साइड हमने पेंट करके रखा हुआ था, पॉलिश करके रखा हुआ था, तो इसीलिए ये पार नहीं कर पा रहा था। कई बार ऐसा नहीं होता, मान लीजिए कि बीच में केवल एक शीशा है, या मान लीजिए कि आप खड़े हैं और सामने आपके तालाब है, तालाब में भी जो पानी है वो भी तो ट्रांसपेरेंट है, तो जो लाइट रेज यहाँ तक आई थी वो आगे भी जाएंगी, लेकिन आगे जाने में अब क्या होगा, एक नया तरीका हम देखेंगे। यहाँ पर से इस सरफेस से ऐसा नहीं होगा कि पानी से टकरा करके ये जो सूर्य की किरणें हैं ये वापस आ जाएं, ये पानी के अंदर जाएंगी, लेकिन अंदर जाते समय थोड़ा सा पाथ में परिवर्तन आएगा। जैसे अगर आप ये चित्र आप देख रहे हैं तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि ऊपर, यानी यहाँ पर जब हम देख रहे हैं ये हवा में है पेंसिल, और यहाँ पर ये जो पेंसिल है ये पानी में है, तो हम ये देख रहे हैं कि हवा से पानी में जाते समय ये जो पाथ था ये बदल गया, यानी कि लाइट का पाथ बदला, पेंसिल नहीं बदला।
पेंसिल जैसा था वैसे ही है, लेकिन लाइट का पाथ बदला, जो लाइट आप देख पा रहे हैं वो बदल गया और उसके कारण आप थोड़ा सा टिल्ट देख पा रहे हैं इस पेंसिल में। तो ये जो फेनोमेना होता है इसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। एक हो गया रिफ्लेक्शन, दूसरा हो गया रिफ्रैक्शन। अब समझते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या है। अब हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ मीडियम। टाइप्स ऑफ मीडियम को जानने से पहले ये जरूरी है कि आप ये जाने कि मीडियम क्या होता है। तो मीडियम कोई भी वैसी चीज है जिसके थ्रू लाइट पास कर रहा हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो ग्लास हो, चाहे मान लीजिए ऑयल हो, तेल हो, इसके थ्रू, जिसके भी थ्रू लाइट पास कर रहा हो या कोई भी सब्सटेंस पास कर रहा हो, उसे हम मीडियम कहते हैं। अब क्या होगा कि दो प्रकार के मीडियम होते हैं, एक जिन्हें हम रेयरर मीडियम कहते हैं, एक जिन्हें हम डेंसर मीडियम कहते हैं। रेयरर मीडियम वो जिसके थ्रू लाइट को पास करना आसान हो, और डेंसर वो कहलाएगा जिसके थ्रू पास करना थोड़ा कठिन हो। देख सकते हैं आप रेयरर और डेंसर, यानी कि ये दोनों जो हैं ये रिलेटिव टर्म्स हैं, ये एक दूसरे के रिलेशन में देखना है आपको। जैसे यदि मैं बात करूं हवा की, तो हवा के थ्रू पास करना सबसे आसान होगा, पानी के थ्रू थोड़ा मुश्किल, ग्लास के थ्रू और थोड़ा मुश्किल, ऑयल के थ्रू और ज़्यादा मुश्किल हो जाए। हम ये समझ पा रहे हैं कि अगर हवा और पानी की बात कर रहे हैं तो इसमें हवा जो है ये रेयरर मीडियम कहलाएगा और पानी जो है ये डेंसर मीडियम कहलाएगा। लेकिन अगर हम पानी और ग्लास की बात कर रहे हैं, पानी और ग्लास के बीच में अगर हम बात कर रहे हैं, तो पानी उसमें तो बन जाएगा आपका रेयरर मीडियम और ग्लास बन जाएगा डेंसर मीडियम। तो इसीलिए हम ये फिक्स नहीं रख सकते, हम ये नहीं बोल सकते कि पानी हमेशा डेंसर मीडियम ही होगा या पानी हमेशा रेयरर मीडियम ही होगा। इस बात पे ये निर्भर करता है कि दूसरा मीडियम कौन सा है। तो अगर हम हवा से पानी में जा रहे हैं तो रेयरर से डेंसर जा रहे हैं, अगर हम पानी से ग्लास की तरफ जा रहे हैं तो रेयरर से डेंसर जा रहे हैं, लेकिन अगर हम ग्लास से हवा में आ रहे हैं तो डेंसर से रेयरर आ रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हम कौन से मीडियम से कौन से मीडियम की तरफ जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल एक तरह से हवा और ग्लास के बीच में लिया गया है, तो हवा यानी रेयरर मीडियम, ग्लास यानी डेंसर मीडियम। तो इस बात को ध्यान रखें। तो रेयरर मीडियम, वी कैन डिफाइन रेयरर मीडियम एज द मीडियम विच हैज लेस डेंसिटी एंड स्पीड ऑफ लाइट। डेंसर मीडियम, दैट मीडियम दैट हैज मोर डेंसिटी एंड स्पीड ऑफ लाइट इज लेसर इन दिस। तो एग्जाम्पल इज वाटर इज डेंसर देन एयर, एयर इज एन रेयरर मीडियम देन वाटर। जैसे हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था, वैसे ही हम यहाँ पर रिफ्रैक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। और उसको पढ़ने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमने, याद होगा आपको, रिफ्लेक्शन के दौरान भी पढ़ा था, वो यहाँ भी पढ़ ले। तो सबसे पहले इंसिडेंट रे, जो इंसिडेंट रे आपने रिफ्लेक्शन के समय पढ़ा था वो यहाँ भी है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सेम रहता है। रिफ्रैक्टेड रे, यहाँ पर अब रिफ्लेक्टेड की जगह रिफ्रैक्टेड हो जा रहा है। तो रिफ्रैक्टेड क्या हो रहा है, जब हम एक मीडियम से दूसरी मीडियम की तरफ गए तो यहाँ पर हम देखेंगे कि थोड़ा सा बदलाव आ गया पाथ में। तो ये जो बदलाव आ गया ये रिफ्रैक्टेड रे है। रिफ्रैक्टेड रे दो तरह के होंगे। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जा रहा है। उल्टा भी हो सकता था कि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आए। तो एक चीज आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें, डेंसर मीडियम में इंसिडेंट रे और नॉर्मल थोड़े आसपास हैं, रेयरर मीडियम में ये दोनों थोड़े अलग हैं। इसका मतलब हम एक और तरह से इसे क्या बोल सकते हैं कि जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ लाइट जा रही हो तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम पे आ रही हो तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल चला जाएगा। यानी अगर लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही हो तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल चला जाएगा, और अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जा रही हो तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल चला जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल चला जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नॉर्मल वही है जो वहां भी था, एंगल ऑफ इंसिडेंट वही है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस वहां था, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे का जो एंगल हम लोग ले रहे हैं रिफ्लेक्टेड रे की जगह पर उसे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। तो टर्म्स बहुत सिमिलर हैं जो आपने वहां भी देखे थे। अब हम देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एक तो जो पहले आपने देखा था वो यहाँ भी है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये वहां भी था, खाली रिफ्रैक्टेड की जगह पे रिफ्लेक्टेड था वहां पर जब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देख रहे थे। दूसरा लॉ वहां पर क्या था रिफ्लेक्शन में कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां पर वैसा नहीं होता, यहां पर एंगल चेंज हो जाता है। तो यहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट
फॉर अ पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया। इसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। तो साइन आई बाय साइन आर इज अ कांस्टेंट। साइन आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, साइन कॉस टैन क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है। तो ये कांस्टेंट होता है। मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए अगर हम एयर और वाटर की बात कर रहे हैं तो एयर और वाटर के बीच में जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। और जैसे इस केस में, यानी उल्टा को काट दो, यानी इस केस में हम लोग क्या देखते हैं, ऑब्जर्वेशन हमारी ये होती है कि ये हमेशा 1/1.33 होता है। यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन वाटर बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इन एयर इज 1.33। तो ये कांस्टेंट है, ये हमेशा 1.33 रहेगा जब तक कि हम वाटर की जगह ऑयल या ग्लास या कुछ और लेना नहीं शुरू कर दें, तब तक ये सेम रहेगा। इसे हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। ये हो गया सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इस बारे में हमने पहले ही चर्चा की। रिफ्रैक्शन व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, डेंसर से रेयरर मीडियम अगर आ रहा होगा तो अगर रेयरर से डेंसर मीडियम आ रहा है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल चला जाएगा। इतना बस ध्यान रखें। अब एक और टर्म है जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं? ये जो रेशियो की जो हम बात कर रहे हैं इसे ही हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफाइंड एज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम, और इट इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड इज ऑलवेज कांस्टेंट। जो हमने सेकेंड लॉ में पढ़ा था वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। यानी अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर की बात करें विथ रिस्पेक्ट टू एयर तो वो होता है 1.33। तो जब भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हैं तो किसी ना किसी मीडियम के रिलेटिव में हम, एक चीज जो आपको ध्यान रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये एक रेशियो है। ऊपर और नीचे दोनों सिमिलर टर्म्स हैं तो यहाँ पर यूनिट का कोई सवाल ही नहीं बनता। और एक और साधारण सी बात जो आप समझ ही गए होंगे, वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वन मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम इज रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम टू द फर्स्ट मीडियम। जैसे हमने बात की वाटर बाय एयर है 1.33, तो एयर बाय वाटर हो जाएगा 1/1। तो इसी बात को यहाँ पर कहा गया है। अब एक और चीज हम पढ़ेंगे यहाँ पर, वो है रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ ऑफ लाइट। तो क्या हो रहा है कि हमने यहाँ पर बीच में मान लीजिए एक ग्लास स्लैब रख दिया, हमने बीच में एक ग्लास स्लैब रख दिया। तो पहले क्या हुआ, ये रेयरर मीडियम एयर हम मान के चल रहे हैं, ये ग्लास है तो ये डेंसर मीडियम, रेयरर से डेंसर जाने में क्या होगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस था एक, अब यहाँ पर जब आया तो ये छोटा हो गया एंगल। लेकिन क्या हो रहा है कि इसके बाद वापस एयर है तो वापस से ये एक एंगल होगा। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो पहली रे थी हमारी और ये जो रे है जिसे हम इमर्जेंट रे कह रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल होती है। मतलब क्या हुआ कि इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द इमर्जेंट रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमर्जेंस। दोनों इक्वल होगा एंगल तभी ये दोनों पैरेलल होगा। सिंपल सी बात है, आपने ज्योमेट्री में आपने जरूर पढ़ लिया होगा। तो इसीलिए ध्यान रखें कि θ1 यहाँ पर जो लिया गया है जो है वो यहाँ पे भी है। तो अगर ये हम θ3 मान रहे हैं तो θ1 इज इक्वल टू θ3, लेकिन θ1 इज ग्रेटर देन θ2, यानी θ2 इज लेस देन θ1, या हम इसे ये भी लिख सकते हैं कि θ2 इज लेस देन θ3, दोनों क्योंकि इक्वल है। तो ये सारी चीज ऐसी चीजें हैं जो छोटे छोटे सेंटेंस बना करके आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो ये चीजें आप आराम से कर लें। ये दोनों रेज एक दूसरे से पैरेलल थी, एंगल इक्वल होगा। टूवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट कर रहे हैं तो θ2 छोटा हो गया, रिफ्रैक्टेड रे क्योंकि डेंसर मीडियम है तो छोटा हो गया, तो इसलिए θ1 जो है वो θ2 से बड़ा है। इमर्जेंट रे है, वापस से रेयर मीडियम में आप जा रहे हैं, अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव कर रहा है। अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव करने का मतलब है एंगल बढ़ गया, एंगल बढ़ने का मतलब है कि θ3 जो है वो θ2 से बड़ा होगा। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए और बहुत सिंपल है। एक बार आप समझ गए तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन टैकल कर सकेंगे एग्जाम में। तो क्या है इमर्जेंट रे? द रे दैट पासेस थ्रू अ सर्टेन मीडिया एंड देन रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल मीडिया इज नोन एज द इमर्जेंट रे। एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल बिटवीन अ नॉर्मल रे एंड इमर्जेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ इमर्जेंस। रिफ्रैक्शन में अगला टॉपिक हमारा है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। आपको याद होगा एक टर्म हमने
रिफ्लेक्शन के समय देखा था लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन नाम का एक टर्म हमने देखा था। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट की। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम लैटरल इन्वर्जन की बात कर रहे थे तो हमने ये कहा था कि लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाता है। जब हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तब अपने जगह से जो भी ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा सा खिसका हुआ नजर आता है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें इस एग्जाम्पल को, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है आपका वो है डेंसर मीडियम में, आप इसे रेयर मीडियम से देख रहे हैं जो कि हवा है। तो क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से अगर आप देखें, ये जो रेज हैं जो बाहर की ओर जा रही हैं, ये बाहर जाते ही अगर आप इसे नॉर्मल और इसके नॉर्मल को यहाँ पे माने तो थोड़ा सा अवे फ्रॉम नॉर्मल ये चला जाएगा, और इस अवे फ्रॉम नॉर्मल को जब आप ट्रेस करेंगे वापस तो ये यहाँ पे मिल रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ सरफेस के बाद, जहाँ पर हवा और पानी के बीच का जो सरफेस है, यहाँ के बाद से यहाँ एक हम डिस्प्लेसमेंट देखें, एक डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाएगा। जो नॉर्मल जो रॉड जो कि इस तरह से था, अब वो पानी के अंदर जाते ही वो थोड़ा सा ऐसा नजर आ रहा है। दोबारा से ये चीज रिपीट कर रहे हैं, जो नॉर्मल रॉड था इस प्रकार से, अब वो पानी के अंदर जाते ही थोड़ा सा टिल्ट हुआ हुआ नजर आ रहा है। ये रॉड थोड़ा सा इस तरह का होगा, तो ये हो जाता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट, जो कि रिफ्रैक्शन के केस में हम देखते हैं। लैटरल इन्वर्जन रिफ्लेक्शन में देखते हैं और लैटरल डिस्प्लेसमेंट रिफ्रैक्शन में ध्यान रखें इस बात को, फिर से यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। अब हम बात करते हैं लेंस की। रिफ्लेक्शन के समय हमने मिरर्स की बात की थी और मिरर को ही साथ में लेकर के हम देख रहे हैं। अब यहाँ पर लेंस की जब हम बात करते हैं तो लेंस में भी कॉनकेव और कॉन्वेक्स होता है। जैसा कि आपको याद होगा कि कॉनकेव मिरर जब हम ले रहे थे तो ये इनर सरफेस को ले रहे थे और आउटर सरफेस पेंटेड था। यहाँ पे कॉनकेव मिरर में भी इस तरह का इनर सरफेस है, लेकिन दो ऐसे सरफेसेस होंगे दोनों साइड। और जब हम कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं तो बल्ज जो था वो बल्ज रहेगा, लेकिन दोनों साइड। तो इसे हम लेंस कहेंगे और इसे हम कॉनकेव लेंस कहेंगे। तो जब हम लेंस की बात करते हैं तो फिर से वो सारे पॉइंट्स जो हमने पहले भी देखे थे यहाँ भी आता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह पर ऑप्टिकल सेंटर आ गया। प्रिंसिपल एक्सिस जैसा था वैसे ही रहा, फोकस जैसा था वैसे ही रहा, फोकल लेंथ जो है वो जैसा था वैसे ही रहा। केवल आप ये ध्यान रखें कि एक C के जगह पे ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ यानी 2f आ जाता है। देखिए, अब एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, हमारे लिए जब हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे थे और एक तरफ मैं रिफ्रैक्शन मान लूं, तो रिफ्लेक्शन के समय हमने ये देखा कि जो 2f होता है वो C में होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है। रिफ्रैक्शन में ये जरूरी नहीं है कि 2f जो है वो ऑप्टिकल सेंटर हो। जो ऑप्टिकल सेंटर की हम बात कर रहे हैं वो 2f के बराबर हो, ऐसा होना जरूरी नहीं है। ऐसा होता है बहुत सारे केसेस में, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। लेकिन रिफ्लेक्शन में ये हमेशा हो, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये आप देख सकते हैं, ये कॉनकेव लेंस हो गया, जिसे आप डाइवर्जेंट लेंस भी कह रहे हैं, और कन्वर्जिंग लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस। तो अंतर यहाँ पे फिर से आ गया। हमारे लिए कन्वर्जिंग मिरर जो था वो कॉनकेव मिरर था, कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर, तो ये एक अंतर आ गया। फिर से वही रूल्स की जो हम बात कर रहे हैं वही रूल्स यहाँ भी अप्लाई होंगे जो वहां पे होते थे, कि अगर आप फोकस से पॉइंट करा रहे हैं पॉइंट को, रिफ्रैक्शन के बाद जाकर के आगे पैरेलल हो जाएगा। यही रिफ्लेक्शन होने से यहाँ से रिफ्लेक्ट करके वापस पैरेलल हो जाता था। अगर हम ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू अगर पास करा रहे हैं तो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास कराने से वो अनडाइवर्टेड जाएगा, जैसे ही आपको याद होगा जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए करते थे। और तीसरा रूल फिर यही हो जाएगा कि अगर पैरेलल आप मान के चल रहे हैं तो ये यहाँ रिफ्रैक्शन के बाद ये फोकस के थ्रू पास करेगा लाइट, जो आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं। और जहां तक बात है कॉनकेव लेंस की, तो वहां पर क्योंकि ये डाइवर्जेंट लेंस है, तो जैसा कि हमने वहां पर कॉन्वेक्स मिरर में देखा था वैसा ही कॉनकेव लेंस में होगा। तो इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं समझने के लिए कि कॉन्वेक्स लेंस इज इक्वल टू कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस इज इक्वल टू कॉन्वेक्स। इक्वल नहीं है, प्रॉपर्टी वाइज याद रखने के लिए, एग्जाम में याद रखने के लिए आप इस तरह से सोच सकते कि जिस तरह की प्रॉपर्टीज हम कॉन्वेक्स लेंस में देखते हैं उन्हीं तरह की प्रॉपर्टीज हम कॉनकेव मिरर में देखते हैं, और जिस तरह के प्रॉपर्टीज हम कॉनकेव लेंस में देखते हैं उन्हीं तरह के प्रॉपर्टीज हम कॉन्वेक्स मिरर में देखते। तो इसलिए इस बात को आप ध्यान रख सकते। तो जितने भी केसेस हमने कॉनकेव मिरर के लिए देखे थे, यहाँ पर हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए देखेंगे। तो जैसे इन्फिनिटी से हम स्टार्ट करते हैं, अगर तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे आकर के इमेज बनेगा
वही वहां पे हुआ था। फिर हम धीरे धीरे आगे आ रहे हैं, तो जब 2f पर इमेज है, बियॉन्ड 2f जब इमेज है, तो हम देख सकते हैं कि बिटवीन f एंड 2f बन रहा है। वहां पर बिटवीन f एंड c था, यहाँ पे f एंड 2f है। जब 2f पे रखते हैं तो 2f पे इमेज भी बन जाता है। जब f और 2f के बीच में रख रहे हैं तो बियॉन्ड 2f चला जाएगा, जैसे वहां भी हो रहा था। जब आप f पे रखते हैं तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा, जैसा वहां भी हो रहा था। और जब आप लेस देन f रखते हैं तो वर्चुअल इमेज बन रहा है, जैसे वहां भी बन रहा है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज याद रखें। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल प्रॉपर्टी यहां अगर ले लूं कि बियॉन्ड 2f है, तो बियॉन्ड 2f होने से क्या हुआ, इमेज जो है बिटवीन f एंड 2f बना। वहां पे f एंड c होता था। इमेज रियल है, इमेज इन्वर्टेड है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जैसी थी वैसे ही रह रही और वो स्मॉलर हो। तो प्रॉपर्टीज आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज उसी प्रकार की है। एक बार आप ध्यान से देख लें, स्क्रीन को पॉज करके भी देख सकते हैं, और एक बार इस स्क्रीन को आप पॉज करके 5-10 मिनट ध्यान से देख लें। जैसा हमने देखा था कॉनकेव मिरर के केस में, वैसा ही हम कॉन्वेक्स लेंस के केस में देख रहे हैं। ज्यादा कोई अंतर नहीं आया है। तो यहाँ पे आप एक बार चाहें तो पॉज कर सकते हैं। अब एक बार हम डाइवर्जिंग लेंस भी देख लेते हैं, जो कि कॉनकेव लेंस है हमारे लिए। तो इन्फिनिटी से जब इन्फिनिटी पे हमने रखा है, तो आप देख सकते हैं कि फोकस पे आकर के सारे लाइंस मिल जाते हैं। और अगर हमने इसे बीच में कहीं पे रखा होता, मान लीजिए कि हमने बीच में कहीं पे रखा, ये इस तरह से डाइवर्ज करेगा और ये जो है जैसा है वैसा ही जाएगा। तो हम ये देखेंगे ये कुछ यहाँ पर आकर के मिल रहा है और एक वर्चुअल इमेज बन रही है। तो यहाँ भी वैसे ही 2 केसेस हो रहे हैं, जैसे वहां पे 2 केसेस आपके लिए कॉन्वेक्स मिरर में हुए थे। लास्ट में हम देखते हैं पावर ऑफ ए लेंस। तो पावर ऑफ ए लेंस का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, पावर है 1/f। f क्या है, फोकल लेंथ। f है फोकल लेंथ। यूनिट याद रखें, यूनिट पावर का जो है वो होता है डायोप्टर। तो डायोप्टर फोकल, तो यानी 1d क्या है, 1 फोकल लेंथ। ठीक है। तो कन्वर्जिंग लेंस जब होगा तो डायोप्टर जो है, जो पावर जो लेंस की होती है वो प्लस में होती है। जब डाइवर्जिंग लेंस होता है तो नेगेटिव में होता है। यानी कि अगर आप चश्मा लगाते हैं और चश्मे का जो आपका पावर है वो अगर कहा जा रहा है कि नेगेटिव में है, तो इसका मतलब ये है कि आपको कॉनकेव लेंस लगाया गया। और अगर आपके चश्मे का पावर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि आपको कॉन्वेक्स लेंस लगाया। जैसे कि आप कहते हैं कि अगर पॉजिटिव पावर है तो यानी कि आप नजदीक का नहीं देख पा रहे हैं, अगर निगेटिव पावर है तो आप दूर का नहीं देख पा रहे हैं। चश्मे का पावर प्लस का मतलब होता है कॉन्वेक्स लेंस लगना, और चश्मे का पावर निगेटिव होने का मतलब होता है कॉनकेव लेंस लगना। इतना आपको ध्यान रखना। और पावर जो है हम डायोप्टर में नाप। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है हमारा ऑप्टिक्स का, ये खत्म होता है। हमने देखा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, हमने देखा रिफ्रैक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, मिरर क्या होता है, लेंस क्या होता है, स्फेरिकल मिरर्स कैसे होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जब अलग अलग जगह पे आप ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं, स्फेरिकल लेंसेज में जब आप अलग अलग जगह पे ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं तो उसमें क्या होता है, ये सारी चीजें हमने देख ली। और लास्ट में पावर क्या होता है लेंस का, ये हमने देखा। तो ये सारी चीजें हैं जहां से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। एक बार अच्छे से आप इसको रिवाइज कर लें। जितने भी क्वेश्चन बैंक है आपके पास वो क्वेश्चंस आप बना लें। इसके बाहर से क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है ये हमारा समाप्त होता है। थैंक यू।